फेस में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाली है। इस क्लास में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग जो 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन छपे मिलेंगे। आप लोग पहले कोई कमेंट नहीं करना, एग्जाम दे करके आना, उसके बाद कहना सर बिल्कुल यही क्वेश्चन वहाँ पर छपे हुए मिले थे हमें। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर छपे हुए मिलेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 आप लोग देख रहे हैं, इसको देखो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखो ए, बी तथा सी की औसत आयु 70 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:7:5 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ए, बी, सी की औसत आयु 70 वर्ष है। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर हमें किसी की औसत आयु दी हुई है, औसत आयु अगर हमें यहाँ पर दी हुई है तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कितनी है, 70 है। तो अगर हमें इनका योग निकालना हो तो हम 70 में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 70 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। दो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आगे हमें क्या करना है। ए, बी, सी की आयु का योग हमें पता हो चुका है, कितना हो चुका है, 210। यदि इनकी आयु का अनुपात, यहाँ पर देखो अनुपात दिया हुआ है 3:7:5, तो हमारे हिसाब से इनका योग कितना है, 7 3 10, 10 और 5 15। हमारे हिसाब से इनकी आयु का योग 15 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 210 है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 15 एक नम 15, यहाँ पर 6 बचा, 15 चक्को 60। अब हमें निकालना क्या है, हमें बी का मान निकालना है। तो बी की आयु कितनी दी हुई है, 7 है। बी की आयु कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 14 7 98, 98 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 दिस क्वेश्चन विल बी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हुआ है, किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यह एलिगेशन का क्वेश्चन है, दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कैसे हम पहचानते हैं कि एलिगेशन, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर जो हमारे दो मिश्रण की बात करेंगे, पहला हमारा ये, पहले हमारा कोई ये पदार्थ, दूसरा हमारा ये पदार्थ, इनको यहाँ पर मिलाने की बात कही जाएगी। और जब मिलाने की बात कही जाएगी, इसमें जो तीसरा मिश्रण बनाया जाएगा, वो तीसरा मिश्रण हमेशा इन दो वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी, इन दो वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी। तो समझ जाइए, तुरंत ऐसे क्वेश्चनों हमें एलिगेशन लगा देना है और अपना तुरंत आंसर निकाल लेना है। तो देखो कैसे एलिगेशन लगाएंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम का कोई गेहूं है और 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं हैं। इनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि इनका अनुपात 9 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। तो हमें यही निकालना है, किस अनुपात में मिलाएं, तो वो हमारा अनुपात सेकंडों में निकल कर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा देखो 1.08, यहाँ पर केवल 0.8 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 0.70 बचेगा। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 8:7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 8:7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन हम ऐसा सॉलिड तरीका बताएंगे, आप अपने जीवन में कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो तरीका जरा आप लोग देखिएगा। यहाँ पर दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा
20% तथा 50% है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम आपको बता दें 90% केस में हमेशा ये लोग तीसरी संख्या या जो लास्ट वाली संख्या होती है उसी से या अपना कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर अपने आप को, यानी कि इन दो संख्याओं का कंपेयर तीसरी संख्या से ही करते हैं। ऐसे 90% केस में होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 संख्याएँ हम मान लेंगे A, B और C। हमने 3 संख्या मान ली। क्या कहा गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या से इन दोनों संख्याओं की तुलना करी गई है। तो हम तीसरी संख्या सबसे पहले मान लेते हैं तीसरी संख्या से ही, क्योंकि तुलना करी गई है। तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। यानी कि जो ये दो संख्याएं हैं हमारी, ये तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है। अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है वो सबसे पहले हम आपको बता दें। वो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जो यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर B वाली संख्या को माने C का 20% है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। और अगर हम A को माने C का 50% है तो A का मान आ जाएगा 50। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम A को 20% माने या 50% माने, या B को 50% माने C का, या 20% माने। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है क्रमशः। तो सबसे पहले मैंने क्रम से देखो तीनों संख्याओं को लिखा, उसके बाद हर काम हम यहाँ पर क्रम से ही करेंगे। तो हमने तीसरी संख्या को माना, उसके बाद हम फटाफट अपनी पहली संख्या पर क्रम से आ जाएंगे। पहली संख्या पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो बात कही गई है पहली वैल्यू, जो पहली वैल्यू दी गई है वो पहली संख्या के लिए ही है। तो यानी कि C का 20% A है, C का 20% A है, तो इसका 20% निकालेंगे BC आ जाएगा, और 50% हमारा B है तो ये हो जाएगा 50। अब तीनों संख्याएं हमारी निकल करके आ चुकी हैं ABC। अब जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम सेकंडों में इसका आंसर दे देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या हमारी है 20, जिसका का पूछा जाए उसको नीचे करेंगे, इंटू 100 करा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 दूनी 100, 40 विल बी राइट आंसर। 40 हमारा क्या आ जाएगा, 40% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर एक बात हम पहले आपको बता दें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं RRC ग्रुप डी का इसी पैटर्न पर जो हमारी लगातार क्लास चल रही है उसमें आपके उस कमेंट का मैं जिक्र अवश्य करूँगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो एडवांस यानी मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन से बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहाँ पर एक आयत की लंबाई 20%, एक आयत की लंबाई को देखो वहाँ मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन से इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। एक आयत की लंबाई 20% घटा दिया गया था, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हो। जिसको फार्मूला नहीं आता है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बना करके आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो सबसे पहले हम फार्मूले से इस क्वेश्चन को बताते हैं। फार्मूला हमारा कौन होता है, वही बेसिक सा फार्मूला हमारा होता है x + y + xy अपॉन 100। यही फार्मूला हमको एक फार्मूला याद करना होता है, 50 फार्मूले याद नहीं करने होते। इसी में जो वैल्यू घटती है उसको माइनस के साथ, जो वैल्यू बढ़ती है उसको प्लस के साथ, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, x यहाँ पर 20% घटा है तो इसको 20% माइनस में लेंगे, और y हमारा बढ़ा है तो ये प्लस में ही रहेगा, और ये हमारा माइनस का 20 रहेगा, इंटू हमारा y 10 रहेगा, बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 0 ये 2 0 ये, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 12%, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा माइनस का 12% हमारा घट जाएगा पहले से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो जिसको ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा है वो अपने परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू से लगता है उससे हम लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे वो भी इधर साइड में देख लेते हैं।
यहाँ पर देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से हमारा घटा है, 5 से हमारा कितना हो गया 4। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से हमारा 1 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर देखो 10 × 5 = 50, गेचोक 44, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा 50 था, 50 से 44 हो गया। परसेंटेज कमी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। परसेंटेज कमी कैसे निकाली जाती है, इनका अंतर बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, इसी तरीके से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही आसान सी वैल्यू, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 100 था और बचा कितना 88, यानी कितना कम हुआ 12%। डायरेक्ट हमारा 12% कम हुआ, ऐसे ही आंसर आ गया। क्योंकि किसी भी वैल्यू की हम कैसे चेक करते, किसी भी वैल्यू को हम 100 में से ही चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही हमने निकाल लिया, वो क्या करने की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखो दिया गया है 12 लीटर नमक के मिश्रण, नमक की मात्रा जिसमें 7% है, जिसको गर्म करने पर 4 लीटर पानी उड़ जाता है, तब शेष मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो बहुत बच्चे होते हैं जो मिश्रण के क्वेश्चन देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, ये क्या होता है यार, मिलाया गया मिश्रण निकाला गया। लेकिन इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप प्रैक्टिकली समझोगे तब आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनकी भाषा से पढ़ करके डर के भागोगे तो हमेशा भागते ही रहोगे। तो यहाँ पर देखो कोई 12 लीटर का भैया नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें 12 लीटर का कोई मिश्रण भरा हुआ है, तरल पदार्थ है, जैसे कि समुद्र का पानी भरा हुआ है। इसमें किसी ने आपसे बता दिया कि भैया इसमें 7% नमक है और टोटल इसमें पानी है। और उसके बाद क्या किया गया, इसको गर्म किया गया। अब गर्म करोगे तो आपको इतना तो पता ही है, पानी भैया वाष्पित होता है। गर्म करने पर भगोना में आप रखोगे तो वो कम हो जाएगा, पानी वाष्पित हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर पानी क्या हुआ, कम हो गया। जब पानी वहाँ पर 4 लीटर उड़ गया, 4 लीटर गायब हो गया, लेकिन उसमें नमक तो कहीं से हमने डाला नहीं। नमक उसमें जो 7% पहले था वो अभी भी उसमें 7% ही है, बल्कि उसमें हमारा मिश्रण की टोटल मात्रा पहले 12 लीटर थी, अब हमारा पानी कम हो चुका है, 4 लीटर उड़ गया है, तो मिश्रण हमारा टोटल कितना बचा है 8 लीटर। अब बल्कि हम इसमें इतना करेंगे कि पहले 12 लीटर मिश्रण में 7% नमक था, अब 8 लीटर मिश्रण में कितने परसेंटेज नमक होगा। अब तो परसेंटेज की मात्रा उसकी बढ़ ही जाएगी। तो यहाँ पर देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। भैया 12 लीटर हमारा कोई मिश्रण था और उसमें 7% भाई साहब हमारा नमक था, तो हमने निकाल लिया 12 × 84 और 0.84, उसमें 0.84 हमारा नमक था और बाकी टोटल हमारा उसमें पानी था। लेकिन मैंने उसको गर्म किया या कुछ भी किया, उसमें 4 लीटर पानी को उड़ा दिया। देखो गर्म करने पर ही लिखा है, गर्म करने पर 4 लीटर पानी उड़ जाता है। अब 4 लीटर भाई साहब अगर पानी हमारा उड़ जाएगा तो अभी भी नमक तो उसमें 0.84 ही है, लेकिन जब 4 लीटर हमारा पानी उड़ गया तो उसमें बचा कितना, हमारा 8 लीटर बचा। 8 लीटर हमारा टोटल मिश्रण बचा, इंटू 100 कर देंगे। अब हम 8 लीटर में नमक का परसेंटेज ज्ञात करना है, बस यही क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट का खेल समाप्त हो जाएगा, बटे 8 बचेगा, 8 दाम 80, 8 × 40, 10.5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो दिया गया है 4800 रुपये का 2/3% का 0.225% का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ पर देखो जो हमारे सरल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें 4800 रुपये का देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर 4800 का 2/3% हम हटाएंगे तो बटे 100 हो जाता है, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा और 0.25% हो जाएगा तो बटे 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और हो जाएंगे, ये 2 जीरो, ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 25 चक्को 100 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 2 से हम और काट दें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बचा कितना हमारा, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, 8/100 टोटल हमारा बचा हुआ है। उसके बाद हम इसे 0.08 लिख सकते हैं, 0.08 विल बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है
जब एक 60 किलो के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदला जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हम आपको बता दें कि हम अपने टॉपिक वाइज क्लास लाने वाले हैं। मेरी टॉपिक वाइज क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्लास उस लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की। कोई भी बच्चा जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी करी है, न्यू से न्यू बच्चा मेरी क्लास लेगा, एक एक पॉइंट उसके समझ में आएगा, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ी के साथ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब बच्चों के पास देखो टाइम नहीं है। अब आप जो अपनी तैयारी कर चुके वो तैयारी कर चुके, बस आपको बस एग्जाम में बैठने की देरी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब एक 60 किलो, देखो 12 व्यक्तियों का एक समूह था। ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा करके दिए जाते हैं और हमेशा इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है और हम ऐसे कन्फ्यूजन को कभी दूर नहीं कर पाते हैं। जब तक इन क्वेश्चनों को हम इनकी भाषा से डरते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनकी भाषा से नहीं डरना है, इनकी भाषा के साथ बहुत ही बारीकी से समझ करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन के साथ सेकंडों में खेल जाओगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोई 12 व्यक्तियों का समूह है। अब 12 व्यक्तियों का समूह है जिनका औसत था 60 किलो। मान लिया प्रत्येक व्यक्ति 60 किलो का था उसमें, तो उसका औसत वजन कितना हो गया 60 किलो। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब एक 60 किलो के व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदला जाता है। मैंने एक कोई व्यक्ति था वो, यानी प्रत्येक इसमें जब 60 किलो के हैं, मैंने एक मान लिया है प्रत्येक 60 किलो का, तो औसत इसका कितना हो जाएगा 60 किलो। तो एक व्यक्ति को मैंने बाहर कर दिया 60 किलो का, तो और एक मैंने नया व्यक्ति अंदर ले लिया। अब देखो इसमें परिवर्तन क्या हुआ, तो एक नए व्यक्ति से बदल लिया जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर परिवर्तन लिखा है, 12 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। या 1 किलो कब बढ़ जाता है, जब मैंने एक 60 किलो का वजन का व्यक्ति बाहर किया और एक नया व्यक्ति लिया। इससे आप केवल लैंग्वेज से ही समझ चुके होंगे, अगर आपने समझा होगा ठीक से, कि जो मैंने 60 किलो का अपने इस समूह से व्यक्ति को बाहर किया है, इसके स्थान पर जो मैंने नया व्यक्ति लिया है वो इसके वजन से ज़्यादा होगा। अब कह दो क्यों ज़्यादा होगा, वो अगर कम वजन का होता तो हमारा औसत वजन और कम हो जाता, अगर उससे बराबर वजन का होता तो हमारे औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो इससे वजन का ज़्यादा है, इसलिए पूरे औसत पर उसने अपना प्रभाव डाल दिया और सब यानी कि पूरा औसत ही बढ़ गया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का वजन 60 किलो से ज़्यादा है। जब 60 किलो से ज़्यादा है तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे और उसका वजन 60 से प्लस है। अगर 60 किलो होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब यहाँ पर 60 किलो से प्लस है, तो क्योंकि यहाँ पर देखो चेंजमेंट हो रहा है, 12 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति बाहर से आया है और एक व्यक्ति यहाँ से गया है, यानी कि कोई भी नया व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। 12 व्यक्ति पहले से थे और 12 व्यक्ति अब भी हैं। तो 12 व्यक्तियों के वजन में 1 किलो बढ़ा है, तो 1 × 12 वही जो हमारे व्यक्ति हैं, 12 में 1 किलो बढ़ा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 + 12 72 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा नया व्यक्ति है वो 72 किलो का है, तो 72 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक बार हम आपको और बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए जो अपना RRC ग्रुप डी, अभी हमें पता है हुबली जोन के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और भी जोन जो हमारे बचे हुए होंगे उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। हमारी प्रत्येक दिन RRC ग्रुप डी से रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस वीडियो में आपके उस कमेंट का जिक्र मैं अवश्य करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294 है, दूसरी सबसे छोटी एवं तीसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग एग्जाम दोगे, पैटर्न यही रहा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूँ। और आप यहाँ पर जब आओगे तो बिना कमेंट किए आपका मन नहीं मानेगा, सर वाकई में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में छपा था वहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल थर्ड शिफ्ट में आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में उसी पैटर्न के ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा 26
नंबर क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, 7 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, 294 है। अब 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294, अगर आप लोगों ने पहले ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं लगाया है तो यह क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्रिएट करने वाला यह क्वेश्चन बना ही है। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या, 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294 है, तो दूसरी सबसे छोटी एवं तीसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या करना होगा, आप कैसे निकालोगे कि दूसरी हम सबसे छोटी संख्या निकालें। अब वो कौन सी 7 संख्याएं हैं, पहले तो आपको यही नहीं समझ में आएंगी हम कैसे इसमें माने और क्या करें। तो यहाँ पर आप लोग मान तो लोगे, एक्स से लगा लोगे, एक्स से लगा लोगे, पहली संख्या एक्स है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, इस तरीके से लगाओगे। लेकिन वहाँ पर इतना टाइम नहीं है, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट वहाँ नहीं करोगे तो पूरा पेपर आप 100 क्वेश्चन तक पहुँचना ही आपके लिए वहाँ पर मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे कैसे, 7 लगातार सम संख्याओं का योग यहाँ पर दिया हुआ है 294 है, तो हम 7 लगातार सम संख्याओं का हम योग ना लिख करके एवरेज निकाल लेंगे। तो इनका एवरेज निकालने के लिए 294 में हम 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 1 7 दूनी 14, 42 आ जाएगा 7 संख्याओं का हमारा एवरेज। अब आपने कहा होगा ये एवरेज निकालने से हमें कौन सा फ़ायदा मिला। अब आगे की लाइन में आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई एवरेज से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब जो भी संख्याओं का एवरेज होता है, अगर किसी भी संख्याओं का बता दिया जाए आपसे 13 संख्याओं का, 15 संख्याओं का ये एवरेज है, तो आप मान लेना जो ये हमारा 42 हमारा ये हो गया, ये अगर 7 संख्याओं का एवरेज है तो ये हमारी जो बीच वाली संख्या होगी वो यही होगी। ये बिल्कुल 100% क्लियर होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है वो एवरेज ही होती है। तो हमारा एवरेज 42 है, तो हमारी ये बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब बची कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, जो कि ये बीच वाली संख्या है, तो 3 इधर और 3 इधर हमारी संख्याएं बची हुई हैं। तो ये सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं, तो इनमें अब किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लगातार संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमारा 44 हो जाएगा और नेक्स्ट संख्या हमारी हो जाएगी 46 हो जाएगी और नेक्स्ट संख्या हमारी 48 हो जाएगी। इधर हमारी देखो 40 बचेगी, इधर हमारी 38 बचेगी और इधर हमारी 36 बचेगी। अब इसमें जो कहा गया है वो हम निकाल लेंगे। दूसरी सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी तो हमारी 36 है, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या हमारी 38 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या हमारी 38 है एवं तीसरी सबसे बड़ी, अब देखो सबसे बड़ी तो हमारी ये हो गई, सबसे बड़ी 48 हो गई, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी तो हमारी ये हो गई 44। तो अब हम 44 को यहाँ लिख लेंगे और इनका गुणनफल निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर इनका हम गुणनफल निकाल लेंगे आसानी के साथ। 4 से गुणा कराएंगे, 4 बटे 32, यहाँ पर देखो 4 बटे 32 और 4 ते 12 और 12 3 15 होता है। यहाँ पर 251 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट। तो ये रहा हमारा, देखो 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1, 1672 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1672 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखो दिया गया है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, 5 कैमरे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको बता दें कि 5 कैमरे बेचने पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चनों में यही लिखा होता है। 5 कैमरे बेचने पर, 10 कैमरे बेचने पर, 11 वस्तुएं बेचने पर, 25 वस्तुएं बेचने पर, इसी टाइप से यहाँ पर लिखा होता है। परिवर्तन कहाँ होता है, यहाँ पर होता है क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, और उस क्वेश्चन में दिया होगा सचिन को 2 कैमरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना अंतर है, आप इन दोनों क्वेश्चनों को देख करके जाइएगा। हम यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का तरीका बता दें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
कुछ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों में परसेंटेज लाभ पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 2 कैमरे की जब भी लागत मूल्य के बराबर दिया हो तो इनको ऊपर नोट कर लेना, और जो जितने कैमरे हमने यहाँ पर बेचे हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई में 100 करा देना। हमारा यही सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। कितना, 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखो दिया गया है 2 पात्रों में अम्ल तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 3:5 है, 7 तथा 7:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में इसका अनुपात 2:3 हो जाए। बिल्कुल मैंने बताया था, जब भी इस तरह से 3 वैल्यू दी हुई हो इनमें हम एलिगेशन लगा देंगे आंखें बंद करके और अपना आंसर निकाल लेंगे। इसमें देखो करना क्या है, एलिगेशन ऐसे में कैसे लगाते हैं, बस ऐसा क्वेश्चन जैसे ही दिखे आप तुरंत ये तरीका वहाँ पर फॉलो करना। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम 3 लिखा हुआ है 3:5, तो सबसे पहली वैल्यू हमारी 3 है और बटे इनका दोनों का योग 5 3 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर पहली वैल्यू 7 है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। पहली वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसको हम बीच में रखेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एलिगेशन निकाल सकते हैं। एलिगेशन निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पता है। यहाँ पर चाहो तो एक काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप घटा सकते हो। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने का मतलब 8 10 और 5 का एलसीएम। 8 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा। और 40 से इन सब में गुणा करा देना तो हमारी एक नई वैल्यू आ जाएंगी, उनसे हम आसानी के साथ एलिगेशन निकाल लेंगे। देखो 40 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और 40 से ही हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और 40 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 5 40, 10 चौक 40, 5 8 40। ऊपर कितना बचा हमारा, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 बचा। यहाँ पर 7 चौको 28 बचा। यहाँ पर देखो कितना बचा, 8 दूनी 16 बचा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन होता है तो हमारी जो बीच वाली वैल्यू होती है इन 2 वैल्यू के बीच की होती है। देखो बिल्कुल सटीक मैंने बताया था, बिल्कुल वही यहाँ पर आया है। उसके बाद यहाँ पर हम घटा देंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 12:1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 12:1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है मैथ और रीजनिंग की वो जेन्युइन जानकारी जो कि आप काफ़ी अधिक पैसों से पेड कोर्स खरीदते हो, वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी